प्लस ऑफ 2i। इज इट क्लियर? तो 2i एंड 2i विल कैंसिल आउट, दोनों ऐड होने हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है दैट नेट डिविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 2 थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो वेयर आई एम करेक्ट और नॉट। मेरा 180 प्लस 2 थीटा तो नहीं आ रहा। जी सर। सर वो अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट रे के ऊपर ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज में आ रहा है, अगर नीचे लेते तो एंटी क्लॉक बन अभी जाता। उसी तो पे कैसे आएंगे बेटा, उसी पे आएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। गिव मी सम टाइम, ठीक है। सर तो फिर हमने यहाँ पे एज्यूम क्यों कर लिया कि ऊपर है? ये इसलिए अज्यूम कर लिया हमने कि अच्छा वो हमें देखना है कि ये जो x है, ये x वाला जो ये एंगल है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा कि इज इट ग्रेटर देन दैट ऑफ 90 और इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 90। बिकॉज हमें यहाँ पर डेटा गिवन नहीं है, हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम तो इसी अजम्पशन के साथ चलेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, एक्स वाला जो एंगल है ना, जो सेकंड पॉइंट पे बन रहा है, दैट इज लेस देन दैट ऑफ 90। हम ये अज्यूम करके चलेंगे बिकॉज हमें डेटा गिवन नहीं। अच्छा, अब डेटा गिवन हो तभी तो हम ये बता सकते हैं कि वेदर इट विल बी ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। एज लॉन्ग एज द डेटा इज नॉट गिवन, हम ये बता ही नहीं सकते कि ये ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब डेटा नहीं गिवन होता है तो बाय डिफॉल्ट तब तो हमेशा हम लेस यही देन मान 90 लेते हैं, है में। ना, यही मान लेते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आई विल गिव यू द डेटा एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू check whether the normal will be taken on the right side of the reflected ray or will it be taken on the left side of the reflected ray, that you will be able to guess, ठीक है, from the data। बट अभी तो हमें नहीं पता, तो दैट इज वाई हम ये कर रहे हैं। अच्छा, ये 360 माइनस ऑफ 2 थीटा इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले यही रिजल्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा? अगर यही रिजल्ट देखो, अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव गॉन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 360 माइनस ऑफ 2 थीटा, तो मेरा एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना हुआ? 2 थीटा। 2 थीटा, सीधी बात है भाई। पूरा एंगल 360 होता है, मैं क्लॉकवाइज में 360 माइनस ऑफ 2 थीटा गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना जाऊंगा? 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। यार सबको समझ में आना चाहिए, प्लीज सब बोलेंगे। इज इक्वल टू 2 थीटा होगा या नहीं? इफ वी हैव टू राइट दिस यस आंसर सर। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो इतना ही आएगा ना बेटा। चलिए इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ऐसा, उसके बाद फिर हम आगे के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। सर जी सर अगर हम उसका वो सेकंड रिफ्लेक्शन इनवर्ड्स ले लेते तो आंसर लगाता हूँ। इनवर्ड्स का क्या मतलब? सर अभी जैसे वो सर जो फाइनल रे है वो अभी बाहर जा रही है ना सिस्टम के, पर अगर वो समझ गया। इनवर्ड्स। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय खासपेल, आपने ध्यान नहीं दिया व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द सेम, कि ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये तो हमें डेटा से पता चलेगा ना कि ये वाला जो एंगल है, देखो, if this angle, which is this angle that the reflected ray is making with the second mirror, if this angle is less than that of 90 degree, ठीक है, if this angle is less than that of 90 degree, तो आपका जो नॉर्मल है वो वैसे ही बनेगा जैसे मैंने बनाया है। समझना बात को, ये बात समझ में आई? इफ दिस यस एंगल इज लेस देन दैट ऑफ 90 डिग्री, तो जो नॉर्मल आपका बना है, जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनेगा। बट अगर यस, अगर यही एंगल बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ 90, तो फिर उस केस में नॉर्मल के जो नॉर्मल होगा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे के लेफ्ट साइड पे बनेगा नॉर्मल। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जब तक आपको डेटा नहीं गिवन है, वैल्यूज नहीं गिवन है, तब तक आपको ये पता चल ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझे? जब तक यस आपको वैल्यूज गिवन नहीं है, तब तक आप कैसे पता कर सकते हो कि ये जो x है, इज इट ग्रेटर देन दैट ऑफ 90 और लेस देन दैट ऑफ 90? हाउ विल यू फाइंड दैट? है ना? तो उसके लिए डेटा आपको डिसाइड करके बताएगा कि नॉर्मल को हम किस डायरेक्शन में लेंगे।
चूंकि इस क्वेश्चन में आई हैवंट गिवन यू द डेटा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट कि द नॉर्मल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस अभी मैं इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें आपको मैं डेटा दे रहा हूं, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैंने आपको डेटा दे दिया और ये जो मैं डेटा दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपका नॉर्मल किधर बनेगा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। देखो ये मान लीजिए मिरर, फिर से ये दूसरी मिरर है हमारी, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ये मिरर M2 है। लेट दिस एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री एंड लेट द रे कम्स एंड स्ट्राइक्स दिस M1 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ये वाला जो एंगल है दिस इज योर 15 डिग्री, ठीक है। अब आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन कि आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन you have to find the angle of deviation, you have to find the net deviation after the second reflection। डेल्टा नेट की वैल्यू बताइए आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन। नाउ डू द सेम, करो सब, अब करो। अब आपके पास डेटा गिवन है, आई मीन कि आपको वैल्यूज गिवन है। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि इन विच डायरेक्शन यू विल टेक द नॉर्मल। अब वो आपका लॉजिक काम करेगा। टू 220 clockwise I guess is the correct answer। Anybody else? Anyone else has got the answer? 220। चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। यस सर। 220 आ रहा है सबको? यस और सर। सबको ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में बन रहा है? नॉर्मल आपका उसी डायरेक्शन में बन रहा है जैसे लास्ट के दो क्वेश्चंस में बना था, या इस बार नॉर्मल उसके ऑपोजिट में बना? सेम बन रहा है शिवांग? क्या बात कर रहे हो? लेट मी चेक। भाई ये रे है तो ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है तो 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ ऐसे क्या? अच्छा हाँ, इसमें सेम पे ही बन जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें सेम पे बनेगा। ठीक है, ये 15 डिग्री। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, वैसे एक और क्वेश्चन फिर मुझे कराना पड़ेगा। तो देखो ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, तो अनडाउटेडली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो ये 15 है तो ये वाला एंगल 75 होगा शायद। ये 75 और ये 70 डिग्री, राइट। ये वाला 75 और ये 70, तो ये 145 हो गया। 145 का मतलब दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू 35 डिग्री। तो अनडाउटेडली जब आप इस पे नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल शुड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये 35 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? विल इट बी 45? 45 होगा ये जी? 55 सॉरी। तो ये वाला एंगल 55 हो जाएगा, तो दिस एंगल इज 55। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी इक्वल टू 55। तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया। डेल्टा वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 180 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू 30। तो ये हो गया 150 डिग्री एंड अनडाउटेडली इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और डेल्टा टू की वैल्यू अगर हम लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 2 इंटू 55 विल बी इक्वल टू 110। So this will be equal to 70 degree clockwise direction once again। तो आपका जो net deviation है, that net deviation will be the sum of these two। तो this will be equal to 220 degree clockwise। This is your answer।
आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। भाई जिससे नहीं हुआ था वो इसको सॉल्व नोट कर लो जल्दी से, तो सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द अदर क्वेश्चन जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। डन। तो ओके, आई एम इरेजिंग दिस नाउ। इसी क्वेश्चन में वेरिएशन करते हैं ताकि नॉर्मल आपको सेम डायरेक्शन में ना मिले। देखिए, let the angle between the two mirror is 30 degree and assume that the ray incidents on this mirror at an angle of, let's say, 45 degree. This angle is 45 degree, this mirror is m1, this mirror is m2. Solve the same problem. फिर से आपको नेट डिविएशन बताना है। गो फॉर द सेम थिंग, नेट डिविएशन निकालो। चलो, इसका आंसर चाहे जो भी हो, मुझे तो पहले तो ये बताइए कि क्या इस बारी भी नॉर्मल की डायरेक्शन वही दिख रही है आपको जो पहले अभी तक बना रहे थे आप? नो सर। नो नॉर्मल सर। की दिशा यहाँ पर बदल गई होगी, है ना? नॉर्मल की जो दिशा है वो यहाँ पर बदल गई होगी अनडाउटेडली। अब क्यों बदली सर? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये हम डेटा से डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल किधर बनेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डेटा। अब कैसे सर? तो देखिए, इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में जो आपकी लाइट रे यहाँ से आई, तो अनडाउटेडली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये 45 है, तो अनडाउटेडली दिस विल आल्सो बी 45। ये 45 और ये 30, तो ये इसका मतलब ये 75। तो 180 में से 75 को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 105। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप नॉर्मल अगर इधर बनाएंगे, सोच के देखिए, अगर आप नॉर्मल इधर बनाएंगे तो आप कह रहे होंगे कि दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जबकि रिफ्लेक्टेड रे इज इटसेल्फ मेकिंग एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। तो हाउ कैन द टू एंगल्स बी इक्वल टू ईच अदर? भाई रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो 105 है, नॉर्मल 90 इधर तो बना ही नहीं सकता क्योंकि ये यही एंगल 105 है। तो इसलिए इस केस में जो आपका नॉर्मल आएगा वो इस दिशा में आएगा, ये होगा आपका नॉर्मल सर, ये आपका नॉर्मल होगा। इट हैज टू बी लेस देन 105 डिग्री अनडाउटेडली। तो इसको 105 डिग्री से कम होना है, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल ऐसे आएगा। तो ये जो रे है आपकी रिफ्लेक्शन के बाद, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एंगल विल अनडाउटेडली बी इक्वल टू 15 डिग्री। सबको समझ में आ गया होगा? तो ये रे अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ऐसे जाती, इसका मतलब इसका जो डिविएशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर डिविएशन हो रहा है, और इस रे का जो डिविएशन हो रहा है दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर दोनों के डिविएशन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ taking both as positive, we will have to consider out of the two, we'll have to consider one as negative, right? ठीक है, तो देखिए सर, इसका मतलब कि पहला अगर हम डिविएशन लिखें तो डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 90 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन CW। और दूसरा वाला अगर आप डिविएशन लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 180 minus of 2 into 15 means 30 is equal to 150 and that will be in the anti clockwise direction। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यू हैव
free choice, you can take any one of them as positive and any other as negative. तो मान लीजिए कि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 90. That means this result will be equal to 60 in anti-clockwise direction. This result will be equal to 60 in the anti-clockwise direction. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Yes. अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि सर हम किधर उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे? Yes, sir. तो डेटा के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि हमें किधर रिफ्लेक्ट कराना है. चलिए सर, मूविंग ऑन. तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वी हैव जस्ट डिस्कस द डिविएशंस फ्रॉम द प्लेन मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. तो हमने प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन हमने डिविएशन को ऑब्जर्व किया है. अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आप लोगों को. तो कुछ और कॉन्सेप्ट में आते हैं सर. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक दो और सीखो. सर मान लो कि अगर ये प्लेन मिरर है आपका और यहाँ से आपने रे को इंसिडेंट कराया है सच दैट कि आपका सोर्स यहाँ पर है, जहाँ से लाइट आ रही है, एंड दैट इज योर सोर्स. तो यहाँ से सोर्स है आपका और ये आपका रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है. द रे इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस और ये सोर्स है. कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, ये वाला जो मिरर है इसकी पोजीशन को आप फिक्स रखिए. दिस मिरर इज mm dash, you keep it as fixed, and keeping the mirror fixed, if the source is rotated, मान लो ये पहला केस है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का. मान लेते हैं कि सर इंसिडेंट रे वाज एट एन एंगल ऑफ आई, तो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी एट एन एंगल ऑफ आई, और आर भी कहेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू आई इटसेल्फ. अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि सोर्स को मैंने रोटेट कर दिया. आई हैव रोटेटेड द सोर्स बाय सम एंगल. आई एम सेइंग कि आई हैव रोटेटेड द सोर्स बाय सम एंगल, एंड लेट अस से कि आई हैव रोटेटेड द सोर्स in this direction, that means in the anti-clockwise direction by an angle of theta. मैंने इस सोर्स को रोटेट कर दिया by an angle of theta in the anti-clockwise direction. तो आप मुझे बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी या नहीं करेगी, या रिफ्लेक्टेड रे वहीं को वहीं रहेगी? करेगी सर. करेगी सर. सबको समझ में आता है कि रिफ्लेक्टेड रे विल ऑब्वियसली रोटेट. तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन तो होगा सर. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बाय व्हाट एंगल द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट. तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय द सेम एंगल ऑफ थीटा. क्यों सर? क्योंकि अगर अभी देखें आप तो ये जो नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल तो वहीं का वहीं रहा, क्योंकि आपने किसको रोटेट कराया है, तो यू मेड द सोर्स टू रोटेट. तो आपका जो नॉर्मल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नॉर्मल तब रोटेट होगा व्हेन द मिरर विल बी रोटेटेड. तो ये जो एंगल है अभी नया वाला ऑफ द इंसिडेंट रे, दैट विल बी इक्वल टू आई प्लस थीटा. तो रिफ्लेक्टेड रे का भी इस नॉर्मल के साथ जो एंगल होना चाहिए, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू आर प्लस ऑफ थीटा. तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप रिफ्लेक्टेड रे को थीटा एंगल से रोटेट करा दे, तभी आर प्लस थीटा होगा. इसका मतलब इस कंडीशन में यू कैन क्लेम दैट कि द reflected ray will rotate by the same angle as by which the incident ray has rotated, but in the opposite direction. अगर आप ध्यान से देखें तो incident ray is rotating in the anti-clockwise direction, whereas your reflected ray is rotating in the clockwise direction. So both will not rotate in the same sense, rather they will rotate in the opposite sense. तो इसीलिए मैं इसको minus of theta I कह सकता हूँ. अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, d theta r by dt is equal to minus of d theta I by dt. ठीक है. तो आपने कभी पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को हम क्या कह सकते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में कितना एंगल से रोटेट हुआ, उसका अगर हम टाइम के, एंगुलर वेलोसिटी कह लेते हैं, है ना. तो एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे. इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी ओमेगा बाय आर बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ओमेगा इंसिडेंस ऑफ dt. तो यही क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द इंसिडेंट रे. ठीक. ये तो तब when you have kept your mirror fixed and you are just rotating the incident ray. अगर मान लो इसी केस में keeping the incident ray fixed means सोर्स को फिक्स रखो, सोर्स को फिक्स रखो, and you make the mirror rotate. ठीक है, you just rotate the mirror. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है. दिस सोर्स इज फिक्स्ड, दिस टाइम दिस इज फिक्स्ड, and what I have done, I made this mirror to rotate by some angle. Let us say I have rotated the mirror by an angle of theta. इस डायरेक्शन में मैंने मिरर को रोटेट कर दिया इस तरह से, and I am not doing anything to the source. सोर्स वहीं का वहीं है. तो इस केस में भी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा या नहीं करेगा? देखिए, करेगा सर. करेगा सर.
of course reflected ray will have to rotate in this case also. अब हमारा पॉइंट ये है कि by what angle this reflected ray will rotate in this situation. तो चलो देख लेते हैं कितने एंगल से रोटेट करेगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, यही हमें समझना है कितने एंगल से रोटेट करेगा. तो अब देखिए, once you have rotated the mirror, तो मिरर को रोटेट करने पे क्या रोटेट कर दिया आपने नॉर्मल को रोटेट कर दिया है. नॉर्मल विल गेट रोटेटेड बाय द सेम एंगल बाय व्हिच द मिरर इज रोटेटेड. भाई जितने एंगल से आपने मिरर को रोटेट किया बाय द सेम एंगल योर नॉर्मल विल आल्सो रोटेट. इसका मतलब है नया वाला जो नॉर्मल होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का हो गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यू नॉर्मल. तो अब चूंकि यू आर नॉट रोटेटिंग द सोर्स, इसका मतलब है अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर होगा, अगर ये थीटा से रोटेट हुआ है तो ये वाला जो पुराना वाला नॉर्मल था, लेट मी कॉल दिस एज एन एंड दिस इज एन डैश, तो ये थीटा से ये भी रोटेट हुआ होगा. तो सर, आपका जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई प्लस थीटा हो जाएगा. हाँ जी सर. सर मतलब आपने थीटा को लेस देन आर माना है. क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब नहीं पड़ेगा. मुझे तो नहीं लगता. ओके देखिए इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा ना. जी सर. ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात समझिए सर. यहाँ पर यू हैव रोटेटेड द मिरर, तो नया वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नए वाले नॉर्मल के साथ, वो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस नए वाले नॉर्मल के साथ कितना हो गया सर? सबको समझ में आ रहा है? तो वो हो गया आई प्लस ऑफ थीटा, राइट? यस तो सर. रिफ्लेक्टेड रे का भी जो नए वाले नॉर्मल के साथ एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आर प्लस थीटा होना चाहिए. बट वो है कितना? तो अभी वो कितना है? तो ये देखो, ये वाला एंगल अगर आप देखोगे, ये वाला एंगल जो ये रिफ्लेक्टेड रे का भी जो एंगल दिख रहा होगा आपको, वो आर माइनस थीटा दिख रहा होगा. तो मैं कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट कर दूं सो दैट इसका एंगल भी नए वाले नॉर्मल के साथ आर प्लस थीटा बन जाए. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी नए वाले नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना बन रहा है? दैट इज आर माइनस ऑफ थीटा. बट इसको कितना होना चाहिए? तो दिस शुड बी इक्वल टू आर प्लस ऑफ थीटा. तो कितने एंगल से रोटेट करोगे कि आर प्लस थीटा आपको मिल जाए? तो आपको नहीं लगता कि यू नीड टू रोटेट द रिफ्लेक्टेड रे बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा, तभी तो ये वाला टोटल एंगल आर प्लस थीटा होगा. देखो तो यस सर. सबको क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर हमने रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करना है इस केस में, तो अगर मिरर को आपने रोटेट किया है बाय थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय ट्वाइस ऑफ द एंगल थ्रू विच द मिरर इज रोटेटेड. और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपका मिरर रोटेट हुआ है उसी डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा. ठीक है, देखो आपका रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है बाय 2 थीटा, और मिरर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट हुआ है. फिर से अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिख लें तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर, और इसको एंगुलर एक्सेलरेशन का टर्म दे दें तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर. सर जी, सर पर पहले वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम 0 है. नहीं वो तो खैर वो टॉर्क वॉर्क की कहानी तो अलग हो जाएगी बेटा, क्योंकि अगर कोई रोटेट करा रहा है तो देयर मस्ट बी समवन रोटेटिंग दिस मिरर. सर पर एंगुलर एक्सेलरेशन तो ऑपोजिट में है. एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो दोनों बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, यस सर. है ना? तो दोनों Yes, sir. बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और Yes. एंगुलर एक्सेलरेशन एक बॉडी का दूसरे बॉडी से सब्ट्रैक्ट थोड़ी होता है भाई. नहीं एक सर, बॉडी पे जो फोर्स, हाँ अबाउट वो जहाँ पर पॉइंट मीट कर रहा है दी सब रेस. हैं? सर एक्सिस अगर मतलब वो पॉइंट मानिए जहाँ पर सारे रेज मीट कर रहे हैं, तो सोर्स जितने नीचे से जाएगा उतना ये रिफ्लेक्टेड रे ऊपर मतलब नीचे बेटा ऑपोजिट मुझे ये डायरेक्शन. बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, कहाँ से रोटेशन इसमें इन्वॉल्व करा रहे हो. देखो यहाँ पर कोई टॉर्क की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. सीधी बात ही है कि मतलब हमने किसी तरह से रोटेट किया होगा. वी हैव नथिंग टू डू विद द टॉर्क इन दिस केस.
हमने रोटेट किया होगा, जाहिर है हमने फोर्स लगाया होगा, बट उस फोर्स का या उस टॉर्क का रिलेशन जाहिर है कि वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा आपने, तो तभी तो ये टॉर्क मिला होगा आपको। तो उस एक्सटर्नल टॉर्क के लगने पर तो कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ही, तो इसमें नेट टॉर्क जीरो कैसे होगा? हाँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ मतलब जब मतलब टॉक तो अबाउट वो पॉइंट जब जहाँ पे सारे रेज मीट कर रहे हैं ना, हाँ, अगर हम उसको ले एक्सिस लें तो उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, फिर सोर्स का टॉर्क जो उसके अबाउट नीचे जा रहा है और मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे सोर्स का का टॉर्क नहीं है यार, खासफिल तुम पता नहीं क्या समझ गए। रे के कारण क्यों टॉर्क होगा खासफिल? नहीं सर, सोर्स के ऊपर कोई फोर्स तो लगा होगा ना बेटा वो हमने लगा के मिरर को बस रोटेट कर दिया या सोर्स को रोटेट कर दिया, ठीक है, मतलब हमने पकड़ा बल्ब को घुमा दिया बस। अच्छा बेटे ओके हमने बल्ब को पकड़ा हाथ से और हाथ से पकड़ के यहाँ पर कर दिया, ओके सर ठीक है, तो जो भी टॉर्क हमने लगाया बल्ब पे लगाया नहीं, जी सर। उससे बाकी चीजों का सच कोई रिलेशन ही नहीं है इस केस में। सर तो हम नेट टॉर्क जीरो नहीं कह सकते? नहीं कह सकते ना, कैसे कह देंगे भाई? आपने जाहिर सी बात है कुछ टॉर्क लगाया होगा तभी तो ये आपने सोर्स को रोटेट किया है। आप सोर्स को रोटेट कर पा रहे हो या मिरर को रोटेट कर पा रहे हो तो कोई टॉर्क लगा के ही तो रोटेट करा होगा। अच्छा नहीं ये सर, सिस्टम को हम वो सोर्स लाइट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ले लेते अरे रे के कारण रोटेशन नहीं हो रहा है यार, रे में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतने बड़े मिरर को रोटेट करा दे। मुझे मालूम है कि रे में एनर्जी होती है, फोटॉन्स होते हैं तो एनर्जी होती है, बट वो हम इतनी एनर्जी नहीं है कि मिरर को रोटेट करा दे। वरना तो अगर आपके घर के सर गिलास मिरर्स पहला पे केस में, दूसरा नहीं पहला सक्षम, केस। खास पे इस पे बाद में कभी डिस्कशन करना। तुम क्या समझाना जी चाह सर। रहे हो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है। तुम रे से किस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो ये बताओ ना। सर मैं सोच रहा हूँ कि अगर नेट टॉर्क जीरो होता तो क्यों एंगुलर होगा नेट टॉर्क जीरो? हु हैज टोल्ड यू दिस दैट द नेट टॉर्क इन दिस केस विल बी जीरो? क्यों होगा? कोई रीजन बताओ, गिव मी अ वैलिड रीजन। मतलब एक्सेलरेशन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट एक्सेलरेशन बेटे की अगर बात। एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि एक बॉडी हमारी ऐसे जा रही हो और एक बॉडी हमारी ऐसे जा रही हो, ठीक है, तो इस बॉडी में मतलब इस बॉडी पे अगर हम फोर्सेस दोनों बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है, कैन यू ऐड दिस टू फोर्सेस ऑल्दो दे विल बी इक्वल, ऑल्दो देयर एक्सेलरेशंस आर सेम, बट दो अलग अलग बॉडी पे लगने वाले फोर्स को आप ऐड कर सकते हैं क्या? सर फोर्स अलग अलग था, पर टॉर्क तो हम अबाउट अ अरे पॉइंट मेरे बात भाई कर रहे हैं ना। टॉर्क भी दो बॉडी पे अलग, पता नहीं तू टॉर्क के पीछे कहां से पड़ गया, रहने दे यार। ओके सर। कौन सा टॉर्क कहाँ लगा रहा है, कौन सा टॉर्क लगाना चाह रहे हो वो तो बताओ यार। इसका अल्फा और इसका अल्फा अपोजिट है, इसका मतलब ये है कि ये जो रे है ना, रे जिस एंगुलर एक्सलेशन से घूमेगी, मान लो अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब अगर मैं कंटिन्यूअसली सोर्स के उसको चेंज करता रहूं तो आई एम ओनली चेंजिंग द सोर्स का पोजीशन या ओरिएंटेशन ऑफ द सोर्स। रे खुद ब खुद रोटेट कर रही है बेटा, सोर्स को रोटेट करने पर रे खुद ही रोटेट कर रही है, रे को हम पकड़ के रोटेट नहीं करा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? जी समझ आए तो रे को हम पकड़ के जब रोटेट ही नहीं करा रहे हैं तो रे पे हम कौन सा टॉर्क लगा रहे हैं? क्या तुम रे को पकड़ के रोटेट कर सकते हो? ना। तो फिर कौन सा टॉर्क, कहां से आ रहा है टॉर्क तुम्हारे मन में, कहां से आ रहा है टॉर्क? उस वो टॉर्क का कारण मुझे दो, कोई तो होगा ना जो मन में ये टॉर्क पैदा कर रहा है। क्या रीजन तुम्हें लगता है बताओ? सर मतलब रे का भी तो एंगुलर एक्सेलरेशन था, है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल तो है, टॉर्क बट तो होगा ना। वो इसलिए है क्योंकि आप सोर्स को एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा रहे हो। तो चूंकि आप सोर्स को घुमा रहे हो एंगुलर एक्सेलरेशन लगा के, इसलिए आपका उसके रेस्पेक्ट में आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रोटेट हो रही है। बट उसको रोटेट करने के लिए हम कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, हम सोर्स को हम घुमाएंगे, मतलब इंसिडेंट रे को हम घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे खुद ब खुद घूमेगा। ओके ठीक, सर। पहली बात क्लियर। दूसरी जी बात, सर।
ये जो रे है इट इज नॉट एनी रिजिड बॉडी, यस सर। है ना, या कोई पार्टिकल तो है नहीं जिस पर आप टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जी सर। समझ रहे हैं? तो हम्म, कहां से उस पर टॉर्क लिखेंगे आप, कि टॉर्क को कैसे लिखेंगे? अच्छा चलिए, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है, यस तो आप यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रे को क्या लिखेंगे बताइए? सर, ये तो मतलब एक रॉड की जैसा देखिए। कैसे ले लोगे रॉड के जैसा इसको? अरे भैया वो रे है, रे और रॉड में कोई यस फर्क होता है कि नहीं होता है? जी सर। ये ज्योमेट्रिकल, ये रे बेसिकली डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है। तुम सोचो कि लाइट की रे को तुम रॉड कैसे मान लोगे? वो तो दिखाई भी नहीं देती है, दिखती है क्या आपको? तो लाइट नहीं आपके सर। आंखों में पड़ रही है इसलिए आप देख रहे हो, बट इंडिविजुअली आप रे डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं सर। तो फिर कहाँ से रॉड ले लोगे बेटे? जी सर। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। देखिए इससे रिलेट करके सवाल क्या बनता है वो समझिए। एक दो सवाल करते हैं जल्दी जल्दी से। एक सिंपल सा सवाल कि मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज योर मिरर, और ये मिरर का कहीं पर यहाँ पर सेंटर है, और ये वाला सर्कुलर स्क्रीन है, ये वाला सर्कुलर स्क्रीन है, और ये रेडियस है आर। सर्कुलर, ये सर्कुलर स्क्रीन है, इस बात को समझे भाई सारे बच्चे। दिस इज द सर्कुलर स्क्रीन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्क्रीन इज आर, and that radius has been taken from the center of the screen of center of the mirror of course। ये स्क्रीन है, ठीक है, इस पे हमने रे को इंसिडेंट करा दिया ऐसे, ये हमने रे इंसिडेंट करा दिया, एंड आई मेड द मिरर टू रोटेट विद सम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम रे को रोटेट कराएंगे विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, इंसिडेंट रे को, तो सॉरी मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा या नहीं करेगा बेटा? करेगा सर। यस सर। करेगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट, ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट। तो मेरा सवाल ये है कि आपको बताना है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रहा है तो आपको बताना है कि what will be the linear velocity of the reflected ray on the mirror, sorry on the screen। आपको क्या फाइंड करना है? you have to find the linear velocity of the reflected ray on the screen। मतलब you have to find out the v for the reflected ray on the screen। v 2 ओमेगा। वेरी गुड शिवांग खासपिल, v आपको बताना है। सबको ये पहले सवाल सबको समझ में आ गया? ऑल्दो हैव गॉट द आंसर फ्रॉम खासपिल एंड इट इज करेक्ट, बट क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, देखिए 2 ओमेगा आर, यस वेरी गुड। देखो सर, ये जो रे है आपकी, अनडाउटेडली दिस रे विल स्ट्राइक द मिरर, सॉरी स्क्रीन, और कितने एंगुलर वेलोसिटी से इट विल स्ट्राइक द स्क्रीन? तो दैट विल बी ऑब्वियसली 2 ओमेगा। if you keep on rotating the mirror तो reflected ray will keep on rotating with this angular velocity of 2 omega। बट हमसे 2 ओमेगा नहीं पूछा, हमसे इसकी लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, लीनियर वेलोसिटी। तो एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक कॉन्सेप्ट आपका ये पूरा काम कर सकता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर मोशन के केस में v was equal to ओमेगा आर, अगर आपको याद आए तो। बिकॉज दिस स्क्रीन दैट आई हैव टेकन इज सर्कुलर स्क्रीन, तो इसका जो v होगा वो क्या होगा? तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा किसका लोगे? इस रिफ्लेक्टेड रे का। रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा कितना है? 2 ओमेगा, और स्क्रीन का रेडियस कितना है? r। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द स्क्रीन। इज इट क्लियर? Yes. सक्षम, आसिया, Yes, sir. यस सर। इसको नोट करो। इसी को थोड़ा सा टिपिकल करता हूँ। इज इट डन? सब नोट कर लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है सर, अगर सबने नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी में ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अब प्लेनर स्क्रीन हो गई। अभी सर्कुलर स्क्रीन लिया था, अभी प्लेन स्क्रीन ले लिया हमने, और फिर से यही मिरर अपना, दिस, फिर से मिरर, एंड दिस इज योर मिरर लाइक दिस, और मिरर का ये सेंटर,
यहाँ से ये वाली जो दूरी है दिस इज डी। ऑब्वियसली आप इसको रेडियस तो नहीं कह सकते आप, और आपने इंसिडेंट रे को ऐसे इंसिडेंट करा दिया, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस एंगल, लेट अस से कि ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल इज थीटा, या कुछ भी एंगल हो उससे हमें मतलब नहीं है, एंड दिस रे गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड इट स्ट्राइक्स द स्क्रीन। ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है, ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है, एंड द मिरर इज मेड टू रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। मिरर को हमने रोटेट कर दिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी। समझ गए भाई? ये तो क्लियर है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि अभी भी अगर हम रिफ्लेक्टेड रे के एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इट विल स्टिल बी इक्वल टू 2 ओमेगा, but I'm not interested to find the value angular velocity, I am interested to find its linear velocity। भाई ये बात तो अभी भी क्लियर है कि अभी भी इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखें रिफ्लेक्टेड रे का तो दैट विल स्टिल बी 2 ओमेगा, ठीक है, बट हमें इसका क्या चाहिए? तो हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए। वी डोंट वांट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वी वांट द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। करूं सॉल्व मैं? भाई क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया सर? यस सर। बोलते नहीं है आप लोग ना बहुत चुप चुप रहते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोगों को लगता है बोलना अच्छा नहीं लगता। खैर एनीवेज देखिए, जब मिरर को रोटेट करोगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी पॉइंट पे आपको हमेशा मिलेगा या नीचे आएगा? स्क्रीन पे ये नीचे मूव करेगा या उसी पॉइंट पे रुका रहेगा? नीचे। इतना तो बोल सकते मूव हो। करेगा। मूव करेगा, ये बात तो समझ में आती है सबको। मान लो किसी इंस्टेंट पे लेट अस से कि द हाइट ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज y, किसी भी इंस्टेंट पे, और ये वाला d है, तो इसमें अगर हम ये tan थीटा लिखें, tan थीटा, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? तो tan थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस लिख सकता हूं। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू y बाई डी। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू d tan थीटा। अब सोचो y इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑन द स्क्रीन, और ये लीनियर पोजीशन है। अगर इस लीनियर पोजीशन का हम रेट ऑफ चेंज निकाल लें तो वही तो हमारी लीनियर वेलोसिटी होगी। भाई इस पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम फाइंड कर लें तो वही हमारी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, और लीनियर वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। तो अब क्या करना है सर? आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी विल बी एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी होगा या नहीं? अगर आपको समझ में आ गया हो तो वाई विल इट बी डी थीटा बाई डी टी? आई होप कि सबको क्लियर होगी ये बात। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मुझे एक बात बताइए, डी थीटा बाई डी टी है क्या? तो डी थीटा बाई डी टी इज दिस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विच इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो क्या मैं डी वाई बाई डी टी वी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ओमेगा डी मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑन द स्क्रीन। यस। डन सर। डन? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और चीज बता रहा हूं। लिखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब सुनिएगा ये पॉइंट, इस पे भी सवाल पूछ लिया हुआ है ऑलरेडी जेई वालों ने, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। इसी रिफ्लेक्टेड रे को या इसी रिफ्लेक्शन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे को स्पेशली हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए फिर से वही कहानी, आप मिरर मान लीजिए, और ये इसको समझने के बाद फिर हम इमेज विमेज के फॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा ये एक रे आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे।
ये मान लो A cap, I am writing this for incident ray. B cap, I am writing this for reflected ray. Obviously, this angle will be theta, so this angle will also be theta. And N cap, I am writing for the direction of the normal. मतलब यहाँ पर A cap, B cap, N cap क्या है, तो मैं लिख देता हूँ N cap is unit vector along normal. N cap यूनिट वेक्टर है नॉर्मल के along. A cap क्या चीज है? A cap यूनिट वेक्टर है along कौन? इंसिडेंट रे. सुन पा रहे हैं सर? ये नई चीज है आपके लिए बिल्कुल. उसके बाद B cap क्या है? B cap is again इंसिडेंट रे फॉर विच रे? यूनिट वेक्टर किसके लिए ही है? रिफ्लेक्टेड रे के लिए है बेटा. यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखिए, अगर आप ए का देखें, ए विच इज द यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ए जो ये यूनिट वेक्टर है ये किस क्वाड्रेंट में है? इन विच क्वाड्रेंट दिस ए विल लाई? विल इट बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट और इज इट लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ है बेटा, फोर्थ. उसका एरो देखो, है ना? अगर कोई वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो दिस विल नॉट बी इन द सेकंड, इट विल बी इन द फोर्थ. समझ रहे हो? इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है हमें रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए. भाई ये वाला, इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, बी और ये ए. यहाँ देखना, ये बी एज इट इज है. ए का अगर हम ये कर दें तो ये माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं. अगर ए इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है तो उल्टा अगर हम कर दें तो माइनस ऑफ ए कैप लिख सकते हैं. सोचो. यस सर. ठीक है. अच्छा, ये वाला एंगल भी थीटा है मेरे बच्चों और ये वाला एंगल भी थीटा है. तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड लिख लूं तो बी कैप माइनस ऑफ ए कैप, डोंट यू थिंक इट विल बी 2 cos थीटा? सर कैसे 2 cos थीटा आया? देखो इस बात को समझो, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका इधर कंपोनेंट निकालो, तो इसका इसका कंपोनेंट निकालोगे तो ये भी cos थीटा आएगा. और बी वाले का भी जो कंपोनेंट निकालोगे तो ये भी एक cos थीटा आएगा, है ना? बी cos थीटा और ए cos थीटा आएगा ना. ये ए cos थीटा, ए cos थीटा, ए कैप का cos थीटा, और बी का इधर निकालो तो बी कैप का cos थीटा. बट बी और ए बिकॉज बोथ आर यूनिट वेक्टर, तो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप विल बी इक्वल टू 1 और नॉट. नहीं आया समझ में आप लोगों को? भाई इन दोनों को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, नॉर्मल वाले डायरेक्शन में, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. देखो भाई, ये होगा 1 बी कैप मतलब 1 sin थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा? बी कैप मतलब 1 sin थीटा. इन दोनों का इधर डिफरेंस लोगे तो 0 हो जाएगा. नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलिए. यस. ठीक है. और ऊपर की डायरेक्शन में दोनों ऐड अप होंगे, मतलब ये माइनस ऑफ ए है इसलिए माइनस किया है यहाँ पर. और इन दोनों के यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो वो 2 cos थीटा के बराबर आएगा. इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी कैप माइनस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर आ रही है? नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है, तो ये एन कैप. यहाँ तक इसको मैं एक इक्वेशन अपनी मान लेता हूँ. दूसरी बात, हमें एक बात और चीज मालूम है कि ये एन कैप है, और ये वाला जो है सर, ये हमारा, ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है हमारा, दिस इज योर माइनस ऑफ ए कैप एंड दिस एंगल इज थीटा, राइट? तो हम क्या लिखें? माइनस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप. अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ए मतलब 1, मतलब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप कैन बी रिटन एज इक्वल टू cos थीटा. ये लिख सकते हैं. ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है यहाँ से. यस. ठीक है. अब इतना लिखो तभी इसका फाइनल रिजल्ट में लिख पाऊंगा. डन. इस cos थीटा वाली वैल्यू को कुछ नहीं करो, यहां से ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर. अगर सबने ये नोट कर लिया तो देखिए, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया तो फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली वी विल राइट दिस रिजल्ट एज बी कैप
बी कैप माइनस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू, ये वाला कॉस थीटा की जगह माइनस ए डॉट एन लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ ए डॉट एन, और बाहर एक एन है वो भी एन आ जाएगा, तो बी कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, ए कैप माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए डॉट एन, और ये बाहर एन। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। हो गया? सबने नोट कर लिया? एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, फिर फर्दर बाकी चर्चा हम तो करते रहेंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि ये मिरर है। अच्छा, ये मिरर जो है ना, ये एक्चुअली में ऐसे रखी हुई है। थोड़ा सा मैं बनाने की अगर कोशिश करूं तो ये मिरर ऐसे है। इस मिरर को ऐसे रखने का मतलब ये है कि दिस मिरर इज इन एक्जेक्ट प्लेन। ये जो मिरर है, ये वाला मिरर, ये मिरर किस प्लेन में है? दिस मिरर इज इन एक्जेक्ट प्लेन। ये मिरर है आपका, ठीक है, ये मिरर है, और इस मिरर पे आपकी जो लाइट रे वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। दिस इज हाउ द रे इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर। दिस विल ऑब्वियसली बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। मतलब ये जो प्लेन मिरर है, इट इज इन एक्स जेड प्लेन, और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के लिए आपको गिवन है इक्वेशन एज 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। दिस इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब ए कैप की वैल्यू ये गिवन है ना? ये इंसिडेंट रे आपको गिवन है। समझ गए आप मेरी बात? आपको बताना है इस केस में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म गिवन है, ए कैप नहीं गिवन है। ये इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म गिवन है, मतलब इसको ए वेक्टर कह देता हूं मैं, नॉट द कैप बट वेक्टर। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे मतलब बी कैप की वैल्यू, रिफ्लेक्टेड रे तो हमने बी से रिप्रेजेंट किया था तो बी कैप ले लेते हैं। वैसे तो आप उसको बी कैप की जगह आर कैप भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। समझ गए? सवाल समझ गए आप लोग? Yes. तो पहली बात, इंसिडेंट रे का वेक्टर गिवन है, तो पहले तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। पूरे फॉर्मूले में देखो हर जगह यूनिट वेक्टर लिखा है आपने, तो इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखोगे? तो देखो मैं बताऊं, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सुना है कभी आप लोगों ने? तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर 4। मैग्नीट्यूड आप ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 29 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? Yes. तो ए यूनिट वेक्टर अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29। दिस इज योर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, इस पे नॉर्मल अगर देखोगे तो एक्जेड प्लेन में है ये, तो एन कैप यहाँ पर जे कैप के बराबर है या नहीं? बताओ सर। यस सर। तो बी कैप आप लोगों ने क्या बोला था? बी कैप आप लोगों ने बोला था ए कैप, दैट मीन्स 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29 माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ क्या बोला था इसके बाद? इसके बाद आपने बोला था ए कैप डॉट एन कैप। एन कैप हमारा जे कैप है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय वंस अगेन अंडर रूट 29, है ना? इसका डॉट करना है आपको एन कैप के साथ, और फिर बाहर भी एक एन कैप लिखा था आपने। देखिए फॉर्मूला देखिए, यही लिखा है आपने। देख पा रहे हैं आप लोग फॉर्मूला? तो ये Yes. कितना हो जाएगा? 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 29 एज इट इज माइनस ऑफ 2। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट j विल बिकम 0, k डॉट j विल बिकम 0, j डॉट j विल बिकम 1। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई रूट 29, ठीक है, और बाहर कौन सा कैप? j कैप। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस विल बी इक्वल टू 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29, और ये माइनस ऑफ माइनस 2 विल बिकम प्लस ऑफ 4, तो 4 बाई रूट 29 बाई जे कैप लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो।
इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय √29। Done. हो गया बेटे। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, बी कैप। देखो ये वाला और ये वाला टर्म ऐड हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप 4 minus of 2 will be 2 minus of 4k cap divided by under root 29. This will be your reflected ray. Done, sir. दिखाई दिया। अच्छा, अगर आपकी लॉजिक काम करती है तो इसमें एक ही चीज होता है सर। देखो जो इंसिडेंट रे है, कंपेयर करो इन दोनों को। इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर देखो और रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर देखो, एक ही डिफरेंस आ रहा होगा। देखो दोनों की वैल्यूज में एक ही डिफरेंस है। देखो देखो अच्छे से कंपेयर करो दोनों को। सर जे कैप के साइन जे कैप का साइन मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है वो डायरेक्शन बस उलट दो, बाकी सब वही रहता है। मतलब जिस डायरेक्शन में यहाँ पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन में है, तो जे निगेटिव था तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव करते थे। अगर सोचो